हाय फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आया हूँ द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बाय जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मैंने बहुत मेहनत की है। मेहनत तो सभी में की है, लेकिन इसे बनाने में कुछ स्पेशली मेहनत की है आपके लिए, जो इम्पोर्टेंट है और बहुत इजी है। इतना ज़्यादा इजी है कि आप अगर इस वीडियो को पूरे देख लेंगे तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसे लोग बोलते हैं ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा कहानी है, बहुत बड़ी फिक्शंस है, कुछ भी नॉवेल्स है, बहुत बड़ा है, तो ये बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा है। अब बस इस वीडियो को देख लीजिए आराम से। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं, आप लोग जवाहरलाल नेहरू के बारे में जानते ही होंगे, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे वो। उनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 इलाहाबाद में हुआ था। एंड उनकी जो डेथ हुई थी 27 मई 1964 को हुई थी, जब वह 74 साल के थे, न्यू दिल्ली में। और हार्ट अटैक आने की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। इसके बाद रेस्टिंग प्लेस क्या, वो शांतिवन था उनका। स्पाउस, उनकी पत्नी का नाम था कमला नेहरू। उनकी जो चिल्ड्रंस थी, जो बच्ची थी, उनका नाम था इंदिरा गांधी। जो पेरेंट्स थे मोतीलाल नेहरू एंड स्वरूप रानी थसू, ये उनकी माता का नाम था और ये उनके पिता थे। ये सब आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन जरूरी है। पॉलिटिकल पार्टी उनकी कौन सी? कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू इन 1944, जेल ऑफ अहमदनगर। अहमदनगर की जेल में, जब वो जेल में थे तब उन्होंने ये कहानी लिखी। और जेल में क्यों थे? क्योंकि उस समय भारत का 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। उस कारण से बड़े लीडर्स को पकड़ के जेल में डाल दिया गया था। तो तब की कहानी है ये जो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया है 1946 में पब्लिश हुई थी। 584 पेजेस की बुक्स हैं और इसमें टोटल 9 चैप्टर्स हैं, 9 अध्याय हैं। तो इन 9 सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंस है ये जो 9 अध्याय हैं, इनकी शुरुआत क्या हुई है, इनके बारे में किसमें क्या बताया गया है, यही सब कुछ है। तो मैं बहुत शॉर्ट करके लाया हूँ आपके लिए, ताकि आपको बिल्कुल इजी वे में समझ में आ जाए। तो देखते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला चैप्टर्स है, सबसे पहला जो चैप्टर्स है हमारा, वो है 13 अप्रैल 1994 को ये स्टार्ट हुई। चैप्टर्स 1 था हमारा अहमदनगर फोर्ट। क्या है? अहमदनगर फोर्ट की बात है, जब अहमदनगर फोर्ट में ये लोग बंद जेल में होते हैं, उसके बारे में जानकारी दी गई होती है इसमें। अब इसमें बताया गया दोस्तों कि ये जो अध्याय है, इस अध्याय में जवाहरलाल नेहरू ने बताया कि यह मेरी नवी जेल यात्रा थी। मुझे और मेरे साथियों को यहाँ आए 20 महीने बीत चुके थे और मैंने यहाँ पर बागवानी करना जारी रखा। जब वो जेल में आ गए थे तो उन्होंने बागवानी करना चालू रखा था, लेकिन वह बागवानी लंबे समय तक नहीं चल सकी, क्योंकि जो वहाँ की मिट्टी थी वो बहुत कंकड़ीली पथरीली थी। और जो जेल कमांडर था वो इन लोगों को बाहर जाने का आदेश नहीं देता था। तो इन लोगों ने बागवानी छोड़ दी, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा होती थी, मेहनत ज़्यादा लगती थी। तो बागवानी इन्होंने छोड़ दी। बागवानी छोड़ने के बाद इन्होंने कलम अपने हाथ में उठा लिया, कलम उठा ली और लिखना चालू कर दिया। लिखा क्या? आप जो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, इसी के बारे में इन्होंने लिखा। तो ये यहाँ से फिनिश होता है फर्स्ट अध्याय। दूसरा अध्याय चालू होता है तलाश, जिसका नाम है तलाश। में क्या है? जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं कि बीते कई वर्षों में मेरे मन में केवल भारत ही भारत बसा है। मैं बचपन की यादों में लौटता हूँ तो पता चलता है कि मैं कैसा हो गया हूँ, क्या हो गया हूँ, कहाँ खो गया हूँ मैं, क्योंकि मेरे मन में केवल भारत ही भारत है। आखिर ये कैसा भारत है? क्वेश्चन कर रहे हैं वो अपने आप से, कैसा भारत है, क्या है, क्या ये अतीत में किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था? अतीत की बात कर रहे हैं कि लोग उसे क्यों बोलते थे सोने की चिड़िया, क्या है ये, कैसा था? ऐसे क्वेश्चंस उनके दिमाग में आते हैं। फिर यहाँ से वो चालू करते हैं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में घूमते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता पे भी जाते हैं, वहाँ के बारे में बताते हैं, मोहनजोदड़ो के टीले पे खड़े होकर देखते हैं, फिर हिमालय की तरफ जाते हैं, फिर इसकी संस्कृति और सभ्यता को समझते हैं। इन सब के बारे में वो देखते हैं इस सेकंड अध्याय में। जो तलाश थी उनकी, कहाँ कहाँ गए तलाश करते हुए, ढूंढते ढूंढते। फिर उसके बाद इनकी विभिन्न धर्म हैं, विभिन्न रिलीजन्स यहाँ रहने वाले लोग हैं, विभिन्न कास्टें रहती हैं, विभिन्न समुदाय हैं, लेकिन हम सब भी तब भी एक हैं। यहाँ से ये समाप्त होता है। तीसरा अध्याय जो चालू होता है सिंधु घाटी की सभ्यता। अब दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता प्राचीन एंशिएंट टाइम की बात है, 4-5 हज़ार साल पहले की बात है। इसमें अवशेष मोहनजोदड़ो की बात की गई है। मोहनजोदड़ो का जो स्नानागार मिलता है वो बड़ा स्नानागार होता है। द्रविड़ और आर्यों की बात की गई है, और मोहनजोदड़ो के जो विनाश था, सिंधु सभ्यता कैसे विनाश हुई उसके बारे में बात की कि बाढ़ की वजह से विनाश हो गया। और यहाँ पे मैक्स मूलर ने
आर्य मानव के द्वारा कहा गया, मैक्स मुलर ने कहा है कि जो आर्य शब्द है वो मनुष्यों के द्वारा कहा गया पहला शब्द है। और वेदों की बात की गई कि वेदों की जो उत्पत्ति होती है वो विद धातु से होती है। किससे होती है? विद धातु से होती है। उनका मतलब होता है अर्थ, जो विद का मतलब होता है वो होता है जानना, अपने ज्ञान का संग्रह करना, जानना। उस वेदों में ना तो मूर्ति पूजा होती थी ना मंदिर होते थे दोस्तों। इसके बाद वेदों के बाद आते हैं उपनिषद। उपनिषद का समय 800 ईसा पूर्व माना गया है। उपनिषद की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है सच्चाई पर बल देना। उपनिषदों की प्रार्थना में प्रकाश और ज्ञान की कामना की गई है। असत्य से सत्य की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर बताया गया है। इसमें जितने श्लोक हैं उन सभी का अंत चरैवेति से होता है। इसका मतलब उपनिषद में जो भी श्लोक हैं उन सभी का जो अंत होता है वो इन वर्ड से होता है, चरैवेति मतलब हे यात्री चलते रहो से होती है। उपनिषद वेदों के बाद उपनिषद आए। उसके बाद इसमें भारत के महाकाव्य रामायण और महाभारत की चर्चा की गई है, भागवत गीता की चर्चा की गई है। और भागवत गीता में 700 श्लोक है, उनके बारे में बताया गया है। गीता के संदेश की दृष्टि सार्वभौम में मतलब सभी को वहाँ समान माना गया है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि गीता में क्या चीज़ इक्वल है, तो सभी लोगों, सभी की दृष्टि जो है ना, सभी को समान माना गया है। भगवान बुद्ध के बारे में बताया गया है, महावीर स्वामी के बारे में बताया गया है, कब उनका जन्म हुआ था, कब उनकी डेथ हुई थी। तो ये तो आप सारा कुछ इतिहास में पढ़ेंगे, EGS की तैयारी करने में आप जान सकते हैं। और 80 वर्ष की आयु में बुद्ध के बारे में बताया गया कि बुद्ध ने बौद्ध धर्म बनाया था। जैन जो महावीर स्वामी थे उन्होंने जैनिज्म बनाया, जैन धर्म बनाया। जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान महायान। इसी तरह से जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, श्वेतांबर दिगंबर। और जो बौद्ध धर्म था 2 भागों में वो भी बट गया था, हीनयान और महायान। अब यहाँ से वेल्स जो है अशोक की मृत्यु के साथ ये अध्याय समाप्त होता है, सिंधु घाटी की सभ्यता का। इसके बाद वेल्स ने अपनी आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री में इसके बारे में लिखा है। वेल्स थे एक राइटर, इन्होंने आउटलाइन में अपनी हिस्ट्री के बारे में इसमें लिखा है। तो सेकंड अध्याय जो है हमारा ये समाप्त, थर्ड अध्याय जो है वो हमारा समाप्त होता है अशोक की मृत्यु के साथ। अब फोर्थ अध्याय चालू होता है जो होता है युगों का दौर, अध्याय 4। इस अध्याय की शुरुआत होती है मौर्य साम्राज्य के पतन के। मौर्य साम्राज्य का जब पतन होता है तथा शुंग वंश ने यहाँ से स्थापना की होती है, उत्थान होता है शुंग वंश का। तो बहुत ईजी है दोस्तों कि जहाँ से ये अशोक की डेथ हो गई, मौर्य साम्राज्य वहाँ से समाप्त हो जाता है। उसके बाद जो शुंग डायनेस्टी थी वो आके अपने साम्राज्य रूल करती है यहाँ पे। इसमें शुंग डायनेस्टी में हिंदी यूनानी शासक मिनांडर के बारे में बताया गया है कि इसने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी चलाए थे। उसके बाद इसने गणित, वेदाचार के अंक गणित और बीज गणित की बात की है कि इसकी नींव भारत में पड़ी। शून्य की खोज भारत में हुई। गणितज्ञ, आयुर्वेदाचार, ज्योतिर्वेद आर्यभट्ट का जन्म 427 ईसा पूर्व में हुआ था। भास्कर का जन्म जो गणितज्ञ थे 522 में हुआ था। इसके बाद एक खगोल शास्त्री ब्रह्मपुत्र थे, उनका जन्म हुआ 628 में। लास्ट में एक भास्कर द्वितीय हैं 1114 में इनका जन्म हुआ था। तो भारत के सामाजिक ढांचे ने भारतीय सभ्यता को अद्भुत दृढ़ता दी थी। ये अध्याय यहाँ से समाप्त होता है आर्य भास्कर द्वितीय से, जब मोहम्मद गौरी आता है। अब 5वां जो अध्याय है नई समस्याएं। नई समस्याएं क्या है कि ये तो सब इंडियंस थे। इस अध्याय की शुरुआत होती है हर्षवर्धन से होती है और नालंदा उसके समय की, हर्षवर्धन के समय 606 की ईस्वी की बात है, जब वेन्सॉन्ग नालंदा में पढ़ रहा होता है और भारत का भ्रमण करने के लिए 13 वर्ष के लिए वो इंडिया आया हुआ होता है। और मोहम्मद गौरी की बात की गई कि महमूद गजनवी ने भारत पे अटैक किया। फिर उसके बाद मोहम्मद गौरी आया, उसने भारत पे अटैक किया। फिर यहाँ से मोहम्मद गौरी के बाद यहाँ से दोस्तों इतिहास वाला पूरा मिडवल पीरियड आ जाता है। मोहम्मद गौरी आता है, मोहम्मद गौरी का कुतुबुद्दीन ऐबक होता है, मतलब गुलाम डायनेस्टी आती है। गुलाम डायनेस्टी बाद खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, है ना, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, उसके बाद मुगल डायनेस्टी। ये सारी डायनेस्टीज आ जाती हैं। यहाँ पे बात करते हैं अकबर, शाहजहां, मतलब इन सभी के बारे में इस 5वें अध्याय में बात होती है। जो मुगल डायनेस्टी होती हैं, सल्तनत काल की जो 5 डायनेस्टियाँ होती हैं, उन 5 डायनेस्टियों में इस 5वें अध्याय में बात की गई। 5 डायनेस्टी और 5वां अध्याय नई समस्याएं। अब आता है दोस्तों अगला अध्याय है, अध्याय 6 है अंतिम दौर 1। अंतिम दौर में इसमें बात की कि अब यहाँ से जब मुगल डायनेस्टी समाप्त हो जाती है तो किस तरह से वहाँ पे अंग्रेज लोग आते हैं। अब अंग्रेज लोग, जो 5वां अध्याय समाप्त होता है वो अंग्रेजों के वहाँ से समाप्त होता है दोस्तों, जहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी आती है ना। मतलब ये समाप्त तो मुगल डायनेस्टी है, लेकिन यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब इंडिया में प्रवेश किया तो वहाँ से ये समाप्त हो जाता है। देखो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाती है। अब इसके बाद इस अध्याय में बताया गया कि किस तरह से ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए और उन्होंने अपने राज्य की शुरुआत की। धीरे धीरे उदय होता चला गया और लास्ट में वो ह्यूम ने 1885 में कांग्रेस की स्थापना की।
और जो उस समय दादा भाई नौरोजी थे जिन्हें राष्ट्रपिता समझा जाता था। वैसे तो महात्मा गांधी को हम लोग बोलते हैं, लेकिन इन्हें दादा भाई नौरोजी को समझा जाता था। इन्होंने बंगाल के विभाजन से यह अध्याय समाप्त किया। इस अध्याय की शुरुआत होती है अंग्रेजी राज्य से और समाप्त होती है बंगाल विभाजन 1905 से। अब अध्याय 7वां चालू होता है अंतिम दौर 2। अब अंतिम दौर 2 इस अध्याय 7 की शुरुआत गांधी जी के आगमन से होती है। अब यहाँ पे गांधी जी प्रवेश करते हैं, गांधी जी आते हैं जब साउथ अफ्रीका से पढ़ लिख के, तब यहाँ से चालू होती है। इस अध्याय में गांधी जी के जितने सारे मूवमेंट है स्वतंत्रता के लिए, असहयोग आंदोलन वगैरह जितने भी हैं सब इसमें इस अध्याय में आते हैं। हमारे अंतिम दौर गांधी जी के बारे में जो भी आता है डिटेल्स से पूरा सब कुछ इसी में आता है अध्याय 7 में। अध्याय 8 जो तनाव आता है, अध्याय 8 का मतलब है तनाव। तनाव कैसा होता है, जब लोगों बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को, तो वो एकदम रिवॉल्यूशन क्रांतिकारी बन जाते हैं सभी, तो वहाँ तनाव की शुरुआत होती है। इस अध्याय की जो शुरुआत होती है भारत छोड़ो आंदोलन से होती है, 1942 में जो स्टार्ट किया गया होता है। इस आंदोलन की होती है और 8 अगस्त 1942 की रात को, मतलब 9 अगस्त की रात को ही सभी जितने भी बड़े नेता थे कांग्रेस के लीडर, कांग्रेस के, उन सभी को पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। उनमें से हमारे जवाहरलाल नेहरू भी होते हैं। अब जवाहरलाल नेहरू यहाँ होते हैं। जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, अब जेल में डाल दिया जाता है। उसके बाद इसमें बताया गया है 2 पृष्ठ जवाहरलाल नेहरू उसी जेल में, अहमदनगर की जेल में ही रह के इस भारत की खोज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक को लिखते हैं। तो दोस्तों अब उन्होंने वहाँ लिखा था, लास्ट अध्याय जो इसका है वो 2 पृष्ठभूमि और भारत और अंग्रेजी इसके बारे में बात हुई। अब इस घटना के बाद लोगों में क्रोध जाग गया था, क्योंकि उन लोगों को जेल में बंद कर दिया था, तो वो लोग सभी लोगों में क्रोध जाग गया था। महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी घर से बाहर निकल के आ गए थे। हिंसक प्रदर्शन हो रहे थे। ब्रिटिशवासियों में खलबली मच गई थी। जो ब्रिटिश थी उन लोगों में खलबली मच गई थी। उन्होंने 1857 के बाद, 1857 के बाद पहली बार इतना जन आंदोलन देखा था, जिसमें इतने सारे लोग निकले थे, बच्चे, बुजुर्ग, स्कूल विद्यार्थी जो भी थे सब इस आंदोलन में शामिल हो गए थे। सभी के दिलो दिमाग पे बस भारत को स्वतंत्र कराने की इच्छा थी, कि भारत को सभी स्वतंत्र कराना चाहते थे। तो उसमें बहुत सारे हजारों भारतीय मारे गए, घायल हो गए, और बहुत सारे लोग स्वतंत्रता के लिए लड़ाई में वापस भी लौट गए। जो डर गए वो वापस लौट गए। कुछ ऐसे जिन्होंने लास्ट तक मिसाल अपनी जलाए रखी, लास्ट तक अपने अंदर की आत्मा को जगाए रखा कि मुझे भारत को स्वतंत्र कराना है। तो स्वतंत्रता, और उन्हें स्वतंत्रता की झलक देखने को मिली भी 1947 का वो दिन था 15 अगस्त, जब हम लोग फ्री हुए अंग्रेज़ों से। तो वो हमारे लिए सबसे खुशी का दिन था। तो जवाहरलाल नेहरू ने इस पूरे भारत को, इस भारत की खोज में पूरे भारत को कैद करने का प्रयास किया है, कि हर तरफ से कोई भी एक ऐसी दिशा नहीं जहाँ से उन्होंने कुछ ना कुछ लिखा ना हो। तो दोस्तों इस तरह से मैंने इस भारत की खोज नामक अध्याय को बहुत ही कम समय में समाप्त कर दिया है, और आपके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे इसी से आ जाएंगे। तो अगर मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और दोस्तों मेरे वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं डाउनलोड करके, या ऐसे ही शेयर का ऑप्शन आता है, ताकि आप जो और भी दोस्त हैं जिनको हमारे चैनल्स के बारे में नहीं पता है तो उनको ये जानकारी मिल जाए। मेरा वीडियो अच्छा लगे दोस्त तो लाइक करना। थैंक्स अ लॉट माय डियर फ्रेंड्स।